हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पहला चैप्टर। दोस्तों, कुछ दो चार बातें आप थोड़ा ध्यान रख लीजिए, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के 4 चैप्टर 40 नंबर के हैं, इनका कोई वेटेज फिक्स नहीं है दोस्तों। एग्जाम पेपर में कई दफा ऐसा देखा जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर की डेजिग्नेटेड वेटेज से बहुत ज्यादा आ गया पेपर में, और किसी दूसरे चैप्टर की जो डेजिग्नेटेड वेटेज है उससे बहुत कम आ गया पेपर में। तो इस बात की बिल्कुल अपने मन के अंदर गलतफहमी मत रखिएगा कि जिस तरीकों से इंडेक्स में दिया हुआ है, जैसे अगर स्टडी मैट देखें तो चारों चैप्टर 10-10% की वेटेज के लिखे हुए हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है। राइट, एनी चैप्टर कैन गो अप टू एनी वेटेज, इंक्रीज और डिक्रीज, प्लस और माइनस, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, एक बात का ये ख्याल आपको रखना है। दूसरी बात जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान रखनी है, वो ये कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को लोग बड़ा बेसिक सा बिजनेस स्टडीज समझते हैं। जैसे बच्चा 11th और 12th में बिजनेस पढ़ता है, उसको लगता है थोड़ा सा ऑग्यूमेंटेड, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज्ड वर्जन ही तो होगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को ये बस एक किसी प्रकार से बिजनेस की थ्योरी समझकर हम बैठ जाते हैं, और फिर हमारे जब नंबर कटते हैं पेपर में तो हम कहते हैं बताओ हमारे नंबर कट गए। तो दोस्तों, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को मन लगन से पढ़िएगा, बिल्कुल अपना तन मन धन लगा दीजिए और उससे पढ़िए इसको। भैया, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप धन तो लगा ही चुके हैं, तो तन और मन भी लगाई दीजिए और बहुत मेहनत से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को पढ़िएगा। इसके साथ वैसा ही व्यवहार करना है आपको जैसा ओएम प्रैक्टिकल के साथ आप करते हैं। 40 नंबर पेपर की पासिंग क्राइटेरिया होता है, तो मुझे नहीं लगता कि आप शायद इसको इग्नोर करेंगे। अब इसको पढ़ना कैसे होता है दोस्तों, जब आप ओएम एसएम में से एसएम की थ्योरी पढ़ना शुरू करते हैं, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर अगर आप स्टडी मैट को एज इट इज ओपन करके पढ़ने लगेंगे, तो प्रॉब्लम ये आएगी कि आप रीड करेंगे, आपको समझ सब कुछ आएगा। इंग्लिश में ही तो लिखा है, फ्रेंच में थोड़ी। लेकिन स्टडी मैट में जो लिखा है उसको पढ़ने के बाद आपको समझ आ गया, ये बात तो उस समय समझ आ जाती है, लेकिन वो एग्जाम ओरिएंटेशन से सुकून और कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता। हमने क्या करा है दोस्तों, हमने स्टडी मटेरियल में दी गई सारी बातों को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी, उसके ऊपर उसका आंसर। व्हाट इज अ गुड स्ट्रैटेजी। अब इसके अंदर जो ये लाइनें लिखी है ना, मैं लेखक नहीं हूं, मैंने नहीं लिखी है, ये लिखी इंस्टीट्यूट नहीं है। हमने उनको ऐसे संजोया है कि मेरे इंटीरियर डेकोरेशन के बाद आपको वो खाली दीवारें बहुत खूबसूरत लगने लगेंगी, जो स्टडी मैट पढ़ते वक्त आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको इन चारों चैप्टर्स में जितने भी चीजें हम डिस्कस करेंगे उनको अपने हाथ से लिखना है। मेरी बात समझ लीजिए मैंने क्या कहा। जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी के बारे में मैंने यहां पर लिख रखा है। मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, घर पर समय मिला तो आपने फिर पढ़ लिया, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आप अच्छे से जानते हैं कि आपको एग्जाम हॉल में बैठकर लिखना है। तो दोस्तों, जब एग्जाम हॉल में बैठकर लिखना है तो अभी लिखने में कौन सी शर्म और कौन सा आलस। और भाई, आलस करना हो, शर्म करनी हो तो कर लो, इंस्टीट्यूट उसका फल देता है। आपसे कहेगा कोई बात नहीं बेटा, तूने घर पे कई बार नहीं लिखा तो तू सेंटर पे आके बार बार लिखता रहे, हर 6 महीने में लिखवा लेगा वो आपसे। मुझे उम्मीद है कि आप ये गलती नहीं करेंगे। दोस्तों, मेजॉरिटी पॉपुलेशन को प्रैक्टिकल पसंद होता है और थ्योरी कम पसंद होती है व्हेन वी टॉक अबाउट सीएमए। तो फिर ऐसे सिनेरियो में थ्योरी को लिख लिख कर देखेंगे, तभी वो याद होगी। क्या लिखना है आपको, जो भी मैंने यहां लिखा है। तो सर एज इट इज चीज लिखकर क्या फायदा होगा, वो तुम्हारा सोचने का विषय नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना मानना चाहिए कि तुम मेरे कमरे में हो, मेरे स्टूडेंट हो, मेरे साथ हो, मेरी मानो। जो यहां लिखा है, अच्छा बुरा, कम ज्यादा, छोटा बड़ा, एज इट इज चिपका दो अपने रजिस्टर पे। तो सर ये तो बड़ी अजीब बात है। मैं कह रहा हूं तुम्हें सोचना नहीं है इस बारे में। पता है दोस्तों होता क्या है, हम जब अलग अलग बैचेस में सेम चीज पढ़ाते हैं, ये तो हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मान लो फेस टू फेस बैच मेरे 2 चल रहे हो,
एक एसएम का क्लास 1 और एक एसएम का बैच 2, तो सेम ही चीज मुझे 2 बार पढ़ानी होगी, एक बार इस बैच में एक बार उस बैच में। तो उससे क्या होता है, बार बार एक ही चीज बोलने से कि हमें ये चीजें याद करनी नहीं पड़ती, ये चीजें अपने आप हमें याद हो जाती हैं। अगर आप 2 या 3 दफा उन सारी बातों को लिख लोगे ना अपनी नोटबुक पे, जो मैं यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं, तो आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये अगली बात थी जो मुझे आपसे करनी थी। एक आखिरी बात यह है कि जब भी आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को पढ़ने बैठेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट तो समझ आ जाएगा, अगर कोई एग्जाम्पल यहां पर होगा तो वो भी समझ आ जाएगा। बस हमें क्या करना है कि कई बार हमारी आंखों के सामने कुछ कॉर्पोरेट हलचल होती हैं। कॉर्पोरेट हलचल मतलब किसी टाटा कंपनी ने किसी कंपनी को एक्वायर कर लिया, किसी कंपनी ने अपने बड़े सीईओ के पद पर बैठे व्यक्ति को हटा दिया, उसने कंपेटिटर कंपनी ज्वाइन कर ली, राइट। किसी कंपनी ने नए प्रोडक्ट में कोई फीचर ऐड करके बढ़िया एडवर्टाइजिंग कर दी। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार की घटनाएं कॉर्पोरेट जगत में हिंदुस्तान में होती रहती हैं। तो अगर आपको पता चल जाए तो आप उनको याद कर लीजिएगा, मुझे पता चल जाएंगी, मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। बस आपको करना क्या है कि वो एग्जाम्पल्स एग्जाम में यूज कर लेने हैं। जैसे यहां पर एक कॉन्सेप्ट आएगा डाइवर्सिफिकेशन, और आप जानते हो कि कोई एक कंपनी है, टाटा है, रिलायंस है, आईटीसी है, जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है और वेल डाइवर्सिफाइड है, तो आप उसका लिखिए ना एग्जाम्पल पेपर में। स्टीरियोटाइप आंसर्स का जमाना नहीं रहा दोस्तों, ये 21वीं सदी है, ये बढ़ता हुआ भारत है, ये विकसित होता हुआ भारत है, राइट। और ये वेल स्ट्रक्चर्ड सीएमए इंस्टीट्यूट है जो आपकी कॉपी चेक करता है। उसे वो पिटी पिटाई बातें नहीं पसंद जो आप किताब में से एज इट इज नकल उतार कर रख देते हो। मैं तो ये तक कहता हूं बच्चों से कि अगर आपको व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी लिखनी हो तो सबसे पहले लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कंपनी, वो एग्जांपल डिस्कस करके फिर बताइए ये जो इस कंपनी ने करा ना, ये स्ट्रैटेजी है। तो मैं चाहता था कि अपने आंसर्स को रिच बनाइएगा, और अपने आंसर्स को रिच बनाने का कोई फिक्स फॉर्मूला, मैं आपको दवाई नहीं दे सकता कि बस ये गोली खा ले बेटा तेरा सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। यू नीड टू कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस ऑन इट, यू नीड टू कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन इट, राइट। आपको रोजाना कॉर्पोरेट जगत की हलचल जैसे जैसे आपको समझ आती है, इसके पीछे भागना नहीं है। कभी आप बिजनेस टुडे मैगजीन खरीद लें 100 रुपए की, या बिजनेस का अखबार 250 रुपए का बांध लें घर पर, मैं ये कुछ भी नहीं कह रहा हूं। अपना फोकस पढ़ाई पे रखिए। आपको मैं कह रहा हूं कहीं से पता चल जाए तो पता चल जाए तो आप उसको याद कर लीजिएगा, और मुझे पता चल जाए तो मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। और एग्जाम में हम उसे यूज कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। एक दो छोटी छोटी प्लीज बातें और कर लूं। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि पेपर के अंदर डायग्राम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। एसएम में जरूर बनाइएगा। मतलब मान लीजिए आपसे पूछा गया व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी, और आपको पता है कि 3 तरह का स्ट्रैटेजी है, तो पहले स्ट्रैटेजी लिखिए, ऐसे बॉक्स बनाइए, उसमें से 3 तीर निकालिए, तीनों के टाइप के डब्बे बना दीजिए, और बस फिर वही आंसर नॉर्मल जो लिखते हो। उस चित्र की वजह से आपके आंसर की रिचनेस बढ़ जाएगी, पढ़ने वाले की आंखों को सुकून मिलेगा। एक बार में उसे समझ आ जाएगा कि तुम्हें सब कुछ आता है। चावल पक गए हैं या नहीं पक गए ये पता लगाने के लिए सारे चावल खाए थोड़ी जाते हैं दोस्तों। चावल के कुछ दाने या कोई एक दाना चेक करा जाता है कि चावल पक गए कि नहीं पक गए। मेरा कहने का मतलब है सैंपल बेसिस, एक एक शब्द एग्जामिनर या इन्विजिलेटर या जो भी कॉपी चेक करने वाले को कहते हैं वैल्यूएटर, वो नहीं पढ़ता है। अपने आंसर को इतना सुंदर प्रस्तुत करिए, बढ़िया कॉर्पोरेट एग्जाम्पल लिखिए, बढ़िया चित्र बनाइए। और चित्र बनाने में कोई ज्यादा कंप्लेक्सिटी नहीं करनी है, ये वाला चित्र उठा के नहीं चिपका देना है। वहां पर मैंने क्या बताया कि किसी चीज में मान लो 5 पॉइंट्स हैं, तो पहले वो हेडिंग लिखी, उस पर ऐसे सर्कल या बॉक्स बना दिया और ऐसे 5 एरो निकाले और ब्राचों में लिख दिया एक एक शब्द, बात खत्म हो गया। उसको समझ आ जाएगा कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, समझ गए। तो डायग्राम बनाना ये सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। HB पेंसिल इस्तेमाल करें, डार्क एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल आती है अलग अलग कंपनीज की, उसको यूज कर लीजिए। किसी भी ब्रांड की मेरा कोई एफिलिएशन नहीं है, कोई सी भी बढ़िया एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल यूज करिए, उससे आप डायग्राम बनाइए, दिखेगा भी, हाईलाइटेड हो पाएगा, ठीक है। समझ आ गई बात। अगला और आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे लगभग 60-70 कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। जब ये खत्म हो जाएंगे तो आपको अगर कॉन्फिडेंस चाहिए कि आपके नंबर आ जाएंगे पेपर में और आपको ग्रैंड तैयारी चाहिए अपने एग्जाम के लिए, तो सर आपको प्लीज मेरी 2 बातें बहुत जरूरी तरीके से मान लेनी चाहिए। पहली बात कि वीडियो आपको दोबारा देखनी है,
कोई सुपर फास्ट स्पीड में नहीं देखनी। 1.2 1.5 पाप होता है, बिल्कुल नहीं देखना है। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट एसएम, ठीक है। आप ओएम में 1.2 1.5 देखिए, आपकी मर्जी। एसएम में कोई 1.2 नहीं होगा, कोई 1.5 नहीं होगा। पूरी की पूरी वीडियो कम से कम आपको 2 बार देखनी है, ज्यादा समय की थोड़ी होगी भाई। चारों चैप्टर बहुत कम ड्यूरेशन में, आई कैन नॉट यूज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम जो हम स्पेंड करेंगे क्योंकि अभी तो शुरुआत है, बट ये गारंटीड है कि ज्यादा टाइम वीडियो को कंप्लीट करने में नहीं लगने वाला। तो वीडियो 2 बार आप आराम से देख लोगे। 2 बार वीडियो देखने के बाद आपको वर्क अपॉन करना है। आप हर चैप्टर की एक्सरसाइज करिए, आप हर चैप्टर का टेस्ट दीजिए और हर चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करिए। उससे आपको बेहतर तैयारी हो पाएगी। पुराने अटेम्प्ट के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे वो मेरी बुक में है। ओल्ड सिलेबस के भी रख दिए मैंने, तो ये नए सिलेबस का बैच है, 2022 एक्सक्लूसिव बैच है ये। मैं तो बता रहा हूं जो बीत चुका ऐतिहासिक हो जो क्वेश्चन पेपर हो गए, उसके क्वेश्चन भी मैंने वहां पर रखे हैं और सॉल्व हैं। उनको देख देख कर सॉल्व करिए। मैं आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक इस पेज नंबर पर है, ये टॉपिक इस पेज नंबर पर है। प्रैक्टिस में समय लगाइए, राइट। मेरे साथ वर्कशीट सॉल्व करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिए, उस पर काम करिएगा तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो वीडियो 2 बार देखनी है और उसके बाद काम करना है, मेहनत करनी है, राइट। समझिएगा इस बात को कि पेपर मुझे नहीं देना है, पेपर आपने देना है। तो डू सम लेबर इन अ राइट डायरेक्शन, राइट, यू विल गेट गुड मार्क्स। तो ये थी अपनी स्ट्रैटेजी दोस्तों। स्वागत आप सबका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के पहले चैप्टर में। कुल मिला के 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। जब भी कभी आप इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आपको भारी भारी खतरनाक से जबरदस्त शब्द मिलेंगे। उन शब्दों को याद कर लो, वो तुम्हारे काम आएंगे। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया, डाइवर्सिफिकेशन, डिफरेंशिएशन, वैल्यू चेन, ये सब शब्द जो हैं वो आम बोलचाल की भाषा में रोजाना में आदमी इस्तेमाल नहीं करता। इनको बोलते हैं टेक्निकल जार्गन्स। जार्गन्स, टेक्निकल जार्गन्स, मैं लिख देता हूं, टेक्निकल जार्गन्स। तुम लोग को उसको इस्तेमाल करना चाहिए, टेक्निकल जार्गन्स। एग्जाम में क्या होता है यार, जब तुम पूरा पैराग्राफ लिख रहे होते हो ना, तो पूरे पैराग्राफ में हर शब्द भारी नहीं हो सकता, राइट। वी आर इंडियंस, वी राइट प्लेन इंग्लिश, but in the plain English we can use some words which are great, which are awesome, which will which will give an impact, right, for your answers to be evaluated by examiner। उसको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, वेटेज बढ़ा देगा आपके आंसर्स की। चलो अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है व्हाट इज स्ट्रैटेजी। भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज तो यही होनी चाहिए ना कि स्ट्रैटेजी होती क्या है। देखो दोस्तों, स्ट्रैटेजी का सिंपल शब्दों में अगर आप मतलब पूछोगे ना, सिंपल शब्दों में मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन। लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन, सिंपल शब्दों में अगर आप बात करें। और लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन इसलिए बोलते हैं स्ट्रैटेजी को क्योंकि ये कोई क्विक रिजल्ट नहीं दे सकती। ये कोई डिस्प्रिन एस्प्रिन नहीं है कि सिर दर्द हुआ, गोली खा ली और सिर दर्द खत्म हो गया बस। भाई कंपनी के अंदर कोई बड़ी समस्या आ गई, कंपनी के अंदर जो वर्कर्स हैं उनका एम्प्लॉयर के साथ कुछ डिस्प्यूट इतना बड़ा हो गया साहब कि वो फैक्ट्री में लॉकआउट की स्थिति आ गई, स्ट्राइक की स्थिति आ गई, तो कोई भी ऐसी टैबलेट तो नहीं बनी ना, या कोई भी ऐसा इमीडिएट एक्शन नहीं बना जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। और अगर कर भी देगा, मान लो हमने कोई वादा वर्कर से कर दिया और वर्कर को वादा करने के बाद वो हड़ताल से हट भी गए, तो भी क्या होगा, वो उस दिन हड़ताल से हट जाएंगे, तुम वादा पूरा करने में देरी करोगे, या फिर भी कुछ वर्कर्स कहेंगे कि हमें तो छोटी मोटी चीजें देकर के समझा दिया गया, हमारी तो मांग कुछ और थी, तो उनके अंदर का डिससेटिस्फैक्शन परमानेंटली नहीं जाएगा। तो स्ट्रैटेजी इज नॉट समथिंग दैट गिव्स अ डे सॉल्यूशन। स्ट्रैटेजी इज समथिंग दैट गिव्स यू अ सॉल्यूशन फॉर द लाइफ टाइम। स्ट्रैटेजी इज समथिंग दैट गिव्स यू द सॉल्यूशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। वो मोटिवेशनल कई स्पीकर्स कहते हैं कि आज के लिए जीवन जियो, बीते हुए दिन के लिए जीवन मत जियो, आने वाले दिन के लिए जीवन मत जियो। वो अच्छी बात है, राइट। जब आप मेहनत कर रहे होते हो तो आपको वही करना होता है कि आप आज के लिए काम करें। हम कॉर्पोरेट जगत में अपनी कंपनी को संभालने की बात कर रहे हैं। हमें जो स्ट्रैटेजी बनानी है, वी नीड टू लुक अहेड, वी नीड टू लुक फ्यूचर, वी नीड टू लुक लॉन्ग टर्म, राइट। अब जैसे आपने ये सुन लिया,
आपको समझ आ गया। अब अगर आप इधर आओगे और आप इसको पढ़ोगे तो यहां पर कहीं पर भी लॉन्ग टर्म शब्द आपको दिखेगा नहीं। यहां लिखा है स्ट्रैटेजी इज अ सेट ऑफ गोल डायरेक्टेड एक्शंस। स्ट्रैटेजी हमारे एक्शंस का नाम है। अ फर्म टेक्स टू गेन एंड सस्टेन सुपीरियर परफॉर्मेंस। अपने कंपेटिटर से ऊपर सुपीरियर परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए जो भी हम एक्शंस करते हैं वो स्ट्रैटेजी है। तो यार जब तुम सुपीरियर परफॉर्मेंस अचीव करते हो तो वो सिर्फ आज के लिए थोड़ी अचीव करनी है, वो लॉन्ग टर्म के लिए तो अचीव करनी है। ध्यान से देखो, स्ट्रैटेजी इज अ सेट ऑफ गोल डायरेक्टेड एक्शंस। मतलब हमारे जो एक्शंस हैं वो इधर उधर के नहीं है। वी हैव अ सेट गोल जिसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। टू गेन एंड सस्टेन। गेन एंड सस्टेन का मतलब समझे? गेन मतलब प्राप्त करना, सस्टेन मतलब बनाए रखना। किसी को कोई चीज बाई चांस मिल गई, राइट, लेकिन उसे बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कई बार कहा जाता है कि आपको जान पहचान से पद मिल सकता है, लेकिन उस पद का सम्मान करना तो आपकी मेहनत ही होती है। यू कैन गेट एन एंट्री इनटू सम एंटरप्राइज और सम पोस्ट बिकॉज ऑफ योर कॉन्टैक्ट्स, लेकिन उसको जस्टिफाई तो आप अपनी मेहनत से ही करोगे ना। तो सुपीरियर परफॉर्मेंस, अपने कंपेटिटर से ऊपर परफॉर्मेंस हमें प्राप्त हो जाए, बस इसके लिए हम जो भी एक्शंस करते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। क्लियर हो गई बात? वीडियो को पॉज करो, अपनी आंख को बंद करो और अपने आप के सामने ये बुक ओपन करके रीड करो कि मुझे ये लाइन समझ आई कि नहीं समझ आई। हर क्वेश्चन के बाद तुम्हें कसम है सीएमए की, तुमने पॉज नहीं कराना तो तुम भूलते जाओगे। थ्योरी इज ऑल अबाउट रिपीटेटिव रिसाइटल। थ्योरी इज ऑल अबाउट रिपीटेटिव रिसाइटल। थ्योरी इज ऑल अबाउट रिपीटेटिव रिसाइटल। जितनी बार दोहराओगे उतनी बार तुम्हें और अच्छा याद होएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये सेम लाइन एज इट इज रट कर आनी है, लेकिन हाँ जो की पॉइंट है वो अपने को याद रखने लेना है कि स्ट्रैटेजी की तुम गूगल करोगे तो तुम्हें 100 डेफिनेशंस मिलेंगी। तुम 20 लोगों से पूछोगे यार तो 20 अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बताएंगे, बट यू नीड टू अपीयर इन सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 OMSM। तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कह रहा है दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। स्ट्रैटेजी इज अ सेट ऑफ गोल डायरेक्टेड एक्शंस, ठीक है, विच अ फर्म टेक्स टू अचीव सुपीरियर एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, गुड। अब यहां लिखा है व्हाट इज अ गुड स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी तो सब की होती होगी, राइट? हर किसी की स्ट्रैटेजी है। एवरी कंपनी इन द मार्केट वुड हैव सम और अदर स्ट्रैटेजी। कोई कुएं में डूबने नहीं आता है दोस्तों, ठीक है। मार्केट में कोई कंपनी 10 दिन चले या 10 साल चले या 10 युग तक चलती रहे, एवरी कंपनी कम्स इन टू मेक प्रॉफिट्स, टू सस्टेन, टू हैव ग्रोथ, टू हैव डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दिस। कोई कंपनी दोस्तों डूबने के लिए नहीं आती, इवन इफ इट एक्चुअली फॉल इनटू ट्रबल, तो भी वो उसका उद्देश्य तो यही था ना कि वो सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ कर सके। तो स्ट्रैटेजी अच्छी और बुरी कैसे हो जाती है? किसी की स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया, किसी की स्ट्रैटेजी बहुत खराब। सबसे पहले तो दोस्तों एक बात ध्यान से समझ लो, आप वो डार्ट खेलते हो, आप ऐसे करके वो जो उस पे ऐसे निशाना मारते हैं, किसी ने निशाना मारा वो लग गया, बाई चांस 100 बार मारा 100 बार लग गया। पब्लिक क्या बोलेगी? भाई तू तो यार बहुत बढ़िया निशाना मानता है, तेरा तो एम, तू तो बहुत बढ़िया एम सेट करता है। एक बात सोचो, देखो ध्यान से समझना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्ट्रैटेजी अच्छी और बुरी की परिभाषा जो यहां लिखी है वो तुम याद कर लेंगे। वैसे आपको बता रहा हूं, अच्छी स्ट्रैटेजी वो है जो आपको रिजल्ट दे दे। अच्छी स्ट्रैटेजी वो है जो आपको कंपेटिटिव एडवांटेज ओवर अदर्स दे दे। अच्छी स्ट्रैटेजी वो है जो कंपेटिटिव एडवांटेज को लंबे समय तक बनाए रखे। अच्छी स्ट्रैटेजी वो है जो कंपेटिटिव एडवांटेज को कम ना होने दे। मतलब क्या हुआ इसका कि आदमी रिजल्ट से अच्छा और बुरा होता है, आदमी परिणाम से अच्छा और बुरा होता है, प्रोसेस से नहीं। तुमने बहुत मेहनत करी, तुमने लाख किताबें पढ़ी, तुमने मेरे अलावा और 10 और टीचर के वीडियो लेक्चर देख लिए, सबकी मैराथन देख डाली भाई, सबकी किताबों के क्वेश्चन तुम पी गए, एक तुमने 6 टेस्ट पेपर एक चैप्टर सॉल्व करके देखे, नंबर आए 100 में से 25, तो दुनिया क्या कहेगी? यू आर अ फेलियर, राइट? परिणाम पर बड़ा फोकस रहता है। तो ध्यान से देखिएगा कि गुड स्ट्रैटेजी क्या है। टू अचीव सुपीरियर परफॉर्मेंस कंपनीज कंपीट फॉर रिसोर्सेस। रिसोर्सेस कम है, हम एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं कि हमें ज्यादा रिसोर्सेस प्राप्त हो जाए ताकि हम अच्छा अचीव कर सकें। अ स्ट्रैटेजी इज गुड व्हेन इट इनेबल्स अ फर्म टू अचीव सुपीरियर परफॉर्मेंस। सिंपल है भाई, जो रिजल्ट आपको दे दे
जो सुपीरियर परफॉर्मेंस आपको दे दे, जो बढ़िया परिणाम आपको दे दे, जो अच्छे रिजल्ट आपको दे दे, जो बढ़िया चीजें आपको पहुंचा दे, बस वो बढ़िया है, बात खत्म। सच बता रहा हूं आपको कि सुनने में बहुत बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अगर वो हमें एडवांटेज दे रही हैं तब वो सच में अच्छी हैं। ठीक है, समझ आया यहां पर कि हमने दो प्यारे प्यारे क्वेश्चंस देखे और बहुत रिलैक्स होके देखो। 1 घंटे में चैप्टर खत्म हो या 25 घंटे में, तुमने जहां घड़ी देखी तो तुम्हें कैलेंडर देखना पड़ जाएगा जून और दिसंबर का बार बार। ये बिल्कुल परंपरा पुरानी है। तुम घड़ी मत देखो तो तुम्हें कभी कैलेंडर भी नहीं देखना पड़ेगा। बेफिक्र होकर बैठो, एंजॉय, पिक्चर देखो पूरी, राइट, और तुम्हें 100% ये सब कुछ याद हो जाएगा। देखो भाई, सबसे पहला है स्ट्रैटेजी। किसे कहते हैं? स्ट्रैटेजी उसे कहते हैं जो हमारे एक्शंस हैं, ऐसे एक्शन जो हमें सुपीरियर एडवांटेज दे सकें। सुपीरियर एडवांटेज कंपैरेटिवली, दूसरों से अच्छी एडवांटेज। और अच्छी स्ट्रैटेजी कब होती है? जब वो ये एडवांटेज हमें दिलवा देती है। करेक्ट हो गई बात? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजी? व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी किन चीजों से मिलकर बनती है? अभी तो आपने ऊपर पढ़ा ना कि स्ट्रैटेजी इज अ सेट ऑफ गोल डायरेक्टेड एक्शंस। तो स्ट्रैटेजी मतलब एक्शंस, लेकिन यार एक्शन गोल डायरेक्टेड थे ना। ऐसा थोड़ी है कि आप कुछ भी बना दोगे, कुछ भी बेच दोगे और वो बिक जाएगा तो आप टॉप हो गए। हिट एंड रन नहीं होता दोस्तों जब आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ते हो। हाँ, वो ठीक है कि कुछ व्यापारियों के जीवन में हिट एंड रन हो गया होगा। भाई, हमने बाई चांस ये कैलकुलेटर बनाया और बाई चांस उस समय कोई ऐसी घटना घटी कि विदेशी कंपनियों के कैलकुलेटर भारत में बैन हो गए या उन पर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा हो गई, तो पूरे भारत का बच्चा जो है वो हमारी कंपनी का कैलकुलेटर खरीद रहा, राघव कैलकुलेटर। ये बाई चांस भी हो सकता है। हमने कोई मेहनत नहीं करी थी, हमने तो किसी मेथड को पढ़ करके कैलकुलेटर बनाया, वो बन गया, वो बिक गया, बात खत्म। एक्चुअली में हमने कोई मेहनत नहीं करी, तो वो तो ईश्वर की कृपा है। वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट थोड़ी है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में अगर आपको गोल डायरेक्टेड एक्शन चाहिए, दूसरों से कंपेटिटिव एडवांटेज सुपीरियर चाहिए, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी स्ट्रैटेजी फायदा देने लगेगी आपको। तो क्या क्या चीजें करनी है? पहला, ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पहला, डायग्नोस करना है अबाउट द चैलेंज। देश में कितने कंपेटिटर हैं, उनके प्रोडक्ट के प्राइसिंग क्या है, उनके मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, उनका प्रोडक्शन किस टेक्निक का है, उनकी आफ्टर सेल कैसी है, राइट, और हमें इन बातों में किस किस में चैलेंज है। पहला समझ आया। दूसरा देखो, गाइडिंग पॉलिसी टू एड्रेस द चैलेंज। उस चैलेंज को हम कैसे मीट करेंगे? इसका मतलब क्या हुआ कि अपने कुएं में पानी ज्यादा है या कम, अपने कुएं का पानी मत नापो, पहले दूसरे के कुएं में नापो। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि अगर सब फेल हैं तो हमें कम से कम इस बात का सुकून है कि हम तो थोड़े अच्छे नंबरों से फेल हैं, बाकी तो बहुत बुरे नंबरों से फेल हैं। मतलब मार्केट में अगर स्ट्रैटेजी हमें बनानी है तो पहले हम कंपेटिटर को देखेंगे कि उनके वजह से हमारे लाइफ में चैलेंज क्या क्या है। क्या पता हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लो हो, क्या पता उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो, उनके अपने ट्रक्स हो सप्लाई करने के लिए। कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज आप लिख सकते हो पेपर में उदाहरण के रूप में, कि पहले चैलेंज की लिस्ट बनानी है। फिर दूसरा, उन चैलेंज को ध्यान से देखना, उन चैलेंज को कैसे हम एड्रेस करेंगे उसकी पॉलिसी बनानी है, राइट। तीसरा काम यहां पर लिखा है सेट ऑफ कोहेरेंट एक्शंस। कोहेरेंट मतलब मैचिंग, तुम्हारे प्लान से मैच करते हुए तुम्हारे एक्शंस। कई बार लोग बोलते हैं ना कि तुम जो बोल रहे हो तुम करते तो हो नहीं, तो उसका कोहेरेंट नहीं है, कोहेरेंस नहीं है, उसमें मैचिंग नहीं है कि जो पॉलिसी आपने तय करी उसको अप्लाई करने के लिए क्या करते हो। जैसे आपने वो शार्क टैंक इंडिया देखा होगा, उसमें कई बार, शार्क टैंक देखा है ना? नहीं देखा पहले गूगल कर लेना वीडियो पॉज करके। तो शार्क टैंक के अंदर क्या होता है कि वो कुछ लोग जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पूछते हैं कभी कभी किसी पिचर बोलते हैं उसको, जो लेकर आया होता है पैसे लेने के लिए अपना प्लान लेके, उससे पूछते हैं आपका बिजनेस स्केलेबल कैसे करोगे, आप इसकी सेल कैसे बढ़ाओगे। तो वो अपने ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी समझाता है कि हम ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ाएंगे। तो ऐसे सोचने से और ऐसे बताने से तो काम नहीं चलेगा ना। यू हैव टू पुट योर थॉट इनटू एक्शन एंड योर एक्शन शुड मैच विद द कॉन्सेप्ट ऑफ योर थॉट। वो लिखा है यहां पर कि बहुत अच्छे से याद करना, स्ट्रैटेजी इज अ सेट ऑफ गोल डायरेक्टेड एक्शंस, बट वो एक्शंस 3 कदमों में तैयार होते हैं। पहले हम कंपेटिटर के आंगन में झांकते हैं कि वहां क्या अच्छा है, क्योंकि वो जो अच्छा है वहां वो हमारे लिए चैलेंज है।
दूसरा, हम अपने आंगन में झांक कर देखते हैं, कुछ पता लगाते हैं, कुछ सोल्यूशन सोचते हैं, कुछ पॉलिसी बनाते हैं कि हम उसके आंगन के अच्छाइयां, मतलब जो हमारे लिए चैलेंज है, उसको हम कैसे मीट आउट करेंगे। और उसके बाद जो हमने पॉलिसी बनाई, जो हमने प्लान बनाया, फिर हम उस पर चलते हैं। क्लियर हो गई बात? गुड, पक्का। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 या कॉन्सेप्ट नंबर 4 है, व्हाट इज अ मिसबिलीफ अबाउट स्ट्रैटेजी। मिसबिलीफ का मतलब तो समझते हो आप? मिसबिलीफ क्या होता है? गलत ख्याल लोगों के बारे में। लोगों को ऐसा लगता है कि स्ट्रैटेजी सिर्फ ये है। लोगों को लगता है स्ट्रैटेजी का मतलब होता है प्लान बनाना। लोगों को लगता है कि स्ट्रैटेजी का मतलब होता है फैसले लेना, बढ़िया फैसले, सही फैसले जीवन में लोगे तो तुम आगे बढ़ोगे। ऐसे अच्छे अच्छे मोटिवेशनल आजकल रील्स चलती है ना। यहां पर देखो क्या लिखा है, स्ट्रैटेजिक मैनेजर शुड रिमेंबर। स्ट्रैटेजिक मैनेजर्स को ये याद रखना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए? दैट स्ट्रैटेजी इज नीदर अबाउट ग्रेट स्टेटमेंट। बड़ी बड़ी साहब महान व्यापारियों के द्वारा दी गई स्टेटमेंट्स, जीडी बिरला की कोटेशंस, वो स्ट्रैटेजी कैसे हो गई? वो उनके विचार हैं, वो उनके मन के ख्याल हैं, जो उनको लगता है कि सत्य हैं। उससे वो प्रेरित होते थे, उससे वो इन्फ्लुएंस्ड होते थे, उससे उन्हें ऊर्जा मिलती थी, उससे वो अपने बिजनेस की राह सोचते थे। वो अच्छी बात है, लेकिन एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो बनाना पड़ेगा वो नहीं है। उसके आगे लिखा है, और नॉर बीइंग एबल टू फेस अ कंपेटिटिव चैलेंज। किसी ने कोई कंपेटिटिव चैलेंज फेस कर लिया, किसी ने मार्केट में कोई धमाल मचा दिया, किसी ने बिल्कुल डिसरप्टिव एडवर्टाइजिंग कर दी और सब कुछ उसकी तरफ बाजार मुड़ गया, ये भी स्ट्रैटेजी नहीं है। यहां पर लिखा है कि लोग कैजुअली किसी भी पॉलिसी को स्ट्रैटेजी बोल देते हैं, किसी भी इनिशिएटिव को स्ट्रैटेजी बोल देते हैं। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, इंटरनेट स्ट्रैटेजी, अलायंस स्ट्रैटेजी, ऑपरेशन स्ट्रैटेजी, आईटी स्ट्रैटेजी, ब्रांड स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, एचआर स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ नहीं है। फिर स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी वो है जो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलवा दे। यहां पर लिखा है कि ऊपर वाली चीजें आर नॉट सफिशिएंट टू अचीव कंपेटिटिव एडवांटेज। कोई भी चीज जो आपको कंपेटिटिव एडवांटेज दे दे वो स्ट्रैटेजी है। मैं आपको समझाता हूं। जैसे हम प्रोडक्शन करते वक्त जीरो डिफेक्ट सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं। जीरो डिफेक्ट इंप्लीमेंट करने का मतलब है 99.99% क्वालिटी हमने अपने सिस्टम में इंप्लीमेंट कर दी। तो हमने इसका मतलब क्या करा? हमने औरों से कुछ अलग करा, हमने औरों से कुछ ऊपर करा, हमने औरों से कुछ अच्छा करा। बस ये स्ट्रैटेजी है जो आपको कंपेटिटिव एडवांटेज देगी। इसका मतलब यह हुआ, मैं फिर आपको याद दिलाता हूं, मैंने 5 मिनट पहले आपको बोला था कि जो आपको रिजल्ट देगा वो स्ट्रैटेजी है। जिसने आपको रिजल्ट नहीं दिया वो आपकी गलती है, वो आपकी स्ट्रैटेजी नहीं है। आपने सोचा कि मैं ऐसे 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 पढ़ूंगा, नंबर आए 25, तो फिर वो आपकी स्ट्रैटेजी कैसे हो गई? फिर वो आपके स्ट्रैटेजी नहीं है अगर उसने आपको एडवांटेज नहीं दी। वो आपकी मिस्टेक इन बिलीफ है, और मिस्टेक इन बिलीफ को स्ट्रैटेजी नहीं कह सकते आप। जो जीता वही सिकंदर, आपने सुना होगा। तो बस जिसकी वजह से जीता वो स्ट्रैटेजी, राइट? आइए आगे बढ़ते हैं, 5वां पॉइंट पढ़ते हैं। व्हाट इज कंपेटिटिव एडवांटेज? सबसे पहले तो इसको पढ़ने से पहले ये बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूं कि हर पॉइंट के बाद आपको पॉज लेना है। हो सके तो पानी की बोतल अपने टेबल पर रख लीजिए जब आप ये वीडियो देख रहे हो। अगर आप ये चलते और फिरते हुए सुन रहे हैं तो पानी की बोतल हाथ में पकड़ लीजिए और हर पॉइंट के बाद अपने आप को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद को रिलैक्स करिए, अपने आप को 30 सेकंड्स या 60 सेकंड्स के लिए आंखों को बंद करके एक गहरी सांस लेकर अपने आप से पूछिए कि हां, मुझे ये समझ आ रहा है, मुझे ये समझ आ रहा है, यस आई कैन डू इट। तभी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट समझ आएगा, वरना किसी हाल में समझ नहीं आने वाला। मैं निबंध बोल दूंगा और तुम निबंध सुन लोगे और नमस्ते हो जाएगी और नंबर कट जाएंगे, फायदा क्या फिर? फोकस ऑन द सोल ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की आत्मा क्या है? सब्जेक्ट की आत्मा है अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाना, अपने को या किसी और के, जैसा भी केस हो सकता है। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट आया कंपेटिटिव एडवांटेज का। इसको पढ़ने से पहले आपको यह ध्यान रखना है कि कंपेटिटिव एडवांटेज कंपैरेटिव में ही होती है हमेशा।
या यूं कहिए, उसको यहां पर शब्द दिया गया है रिलेटिव में होती है हमेशा। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हम बहुत बड़े प्लेयर हैं मार्केट के, सबसे बड़ा कस्टमर बेस हमारा है, तो मान लो हमें पता चला कि मार्केट के अंदर एयरटेल नाम की कंपनी का कस्टमर बेस सबसे ज्यादा है। वैसे तो जियो का शायद ज्यादा है, मैं तो उदाहरण बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा कस्टमर बेस जो है वो एयरटेल का है, वो हमें पता चला। तो हमने पन्ने पलट के रिपोर्ट पढ़ी और हमें पता चला कि इनका तो 34% मार्केट शेयर है। ये सबसे ज्यादा कैसे हो गया? सबसे ज्यादा तो 100% में से बहुत हुआ, 60, 70, 80, 90 होना चाहिए था, लेकिन जब हमने बाकियों के पढ़े तो सबके 34 से कम थे, तो इसमें 34 टॉप हो गया। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कोई भी पोजीशन बिजनेस प्लेसेस में मार्केट के अंदर टॉप तभी होती है जब उसके नीचे बिलो कुछ होते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमेशा कंपैरेटिव में होती है। दूसरों से आप बेहतर कर रहे हैं तो आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, बाकियों से आप अच्छा कर रहे हैं तो आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। बाकी हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है, कोई भी आदमी टॉप पे नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देश की इतनी बड़ी कंपनी है, फिर भी वो भारत के 100% भारतीयों को बीमा नहीं बेच पाई, लेकिन जितनों को भी बेच पाई वो औरों से ज्यादा बेच पाई। इसलिए उसको बोलते हैं कि वो जायंट है, इंश्योरेंस जायंट है और सबसे बड़ी कंपनी है, मार्केट शेयर उसका टॉप क्लास है। टॉप क्लास कैसे है? क्योंकि बाकी उसके नीचे हैं। समझे आप? पहली बात आपको ध्यान रखनी है, कंपेटिटिव एडवांटेज हमेशा कंपैरेटिव में होता है। देखो, अ फर्म्स कंपेटिटिव एडवांटेज इज ऑलवेज रिलेटिव, नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है जी, क्लियर हो गया? हमारी परफॉर्मेंस को लोग बेंचमार्क मानते हैं, हमारी परफॉर्मेंस को लोग एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं, हमारी परफॉर्मेंस को लोग अपने जीवन का ड्रीम बना लेते हैं कि हमें भी यही अचीव करना है। To assess competitive advantage, we compare firm's performance to a benchmark that is either the performance of other firm, right? दूसरों से ऊपर अगर हम हो गए तो बस हमारे पास competitive advantage है। मैं हाईलाइट करके एक शब्द आपको दिखाना चाहता हूं। यहां देखिए, superior performance relative to other competitors। अदर कंपेटिटर से आप अच्छा कर रहे हैं, आप उनको आउट परफॉर्म कर देते हैं, आपके राइवल अंडर परफॉर्म हो जाते हैं, तो बस कंपेटिटिव एडवांटेज उसको बोलते हैं। ऐसा हो सकता है क्या कि दो लोग बराबर हो जाएं? ऐसा हो सकता है क्या कि दो लोगों का मार्केट बेस एक जैसा हो जाए? क्यों नहीं हो सकता सर? दोनों लोग कंपेटिटिवली जाइंट बन जाएंगे, बड़े बन जाएंगे। उसको क्या बोलते हैं? यहां पर लिखा है, देखिए यहां पर लिखा है कि वो कंपेटिटिव पैरिटी बोलते हैं उसको। टू और मोर फर्म्स दैट परफॉर्म एट द सेम लेवल हैव कंपेटिटिव पैरिटी। क्लियर हो गया बात? पक्का समझ आया? तो दोस्तों, मैं जो आपको बता रहा हूं वो थोड़ा सा डायरेक्शनल है, एक विशेष डायरेक्शन के साथ मैं आपको बता रहा हूं, बाकी बातें तो सब सिंपल ही हैं। स्ट्रैटेजी क्या थी? A set of goal directed actions that gives us comparatively superior performance over other competitors. What was a good strategy जो हमें competitive advantage, sustainable competitive advantage दे सके to achieve it and to maintain it, right? आप समझिए, competitive advantage किसे बोलते हैं? Any advantage over other competitors is competitive advantage। बाकियों को हम आउट परफॉर्म कर दें, इसका मतलब बाकी लोग अंडर परफॉर्म हो जाएं, बस ये है competitive advantage। औरों से अच्छा कर लेंगे तो हम ऊपर आ जाएंगे। और ये याद रखना कि 100% मार्केट शेयर नहीं होता कुछ, ठीक है ना? चलो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कितना प्यारा है। वो कह रहे हैं की टू सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी क्या होती है? सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं तो हम क्या करें दोस्तों? हम करें यूनिक स्ट्रैटेजिक पोजीशंस। समथिंग न्यू। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल रहे, अगर आप चाहते हो कि आपकी स्ट्रैटेजी को लोग गुड स्ट्रैटेजी बोलें, अगर आप चाहते हो कि आपको वाकई में कंपेटिटिव एडवांटेज मिल जाए, तो ये कॉमन सेंस है ना बॉस कि आपको वो करना पड़ेगा जो औरों लोग नहीं कर रहे हैं। औरों से ऊपर जाना पड़ेगा, औरों से एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, औरों से अच्छा करना पड़ेगा, औरों से बेहतर करना पड़ेगा। और क्या, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई मस्ट टेल यू कि हमें कंपेटिटिव एडवांटेज चाहिए तो हम कंपेटिटर से अच्छा करेंगे, तो अच्छा वो करके करेंगे ना जो वो लोग नहीं कर रहे।
कोई भी बायर तुमसे पूछेगा, अगर वो अपफ्रंट होकर पूछने लगे कि भाई मैं तेरा ही प्रोडक्ट क्यों खरीदूं, तेरे अंदर क्या है, तो आप बोल सकें कि हम मेरे अंदर ये है, I focus on quality, या my price is very low, या my after sale service is very strong, my distribution network is on time, I would deliver it at this rate. कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना आपके अंदर which you can tell others that yes, this is my unique selling proposition, इसकी वजह से मेरा प्रोडक्ट बिकता है या बिक सकता है, या मैं लेकर आ रहा हूं तो ये पक्का बिकेगा बिकॉज ऑफ दिस फीचर। उसको बोलते हैं सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी। ठीक है, नेक्स्ट इज कंपेटिटिव एडवांटेज। देखो जी, कई बार आपको मैं पहले बता दूं, ऐसा लगेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो बार बार रिपीट हो रहा है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इंस्टीट्यूट ने अगर किसी बात को 4 पैराग्राफों में बार बार बताया तो मैं कौन होता हूं उसे कट करने वाला। और अगर उन्होंने मान लो एक ही जैसी चीज को 4 बार बताया और हम 4 बार पढ़ लेंगे तो हमें क्या नुकसान हो जाएगा? हमारे बैंकों में रखे हुए फिक्स डिपॉजिट टूट जाएंगे, किसी पानी के जहाज में तूफान का पानी आ जाएगा, है ना, कोई नाव डूब जाएगी हमारी। यार 4 बार मान लो एक टॉपिक रिपीट हो रहा था, पढ़ लो ना भाई, क्या दिक्कत है? ठीक है, फील गुड। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम ऊपर कर चुके हैं। हाउ टू अचीव कंपेटिटिव एडवांटेज, आपको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूं, सेम चीज आपको दिखेगी जो आप पहले भी कर चुके हैं। ये डिफरेंट एक्टिविटीज और परफॉर्म द सेम एक्टिविटीज डिफरेंटली, ये है मेन बात। सिंपल पॉइंट है, सिंपल। इसमें क्या स्पेशल है बताओ? Resources are limited. Managers must be careful while considering their strategic choices कि हम क्या करें। भाई आपकी आप एयरलाइन हो और आपकी कंपेटिटिव एयरलाइन और आपकी एयरलाइन की फैसिलिटी सेम है, बट वो बाकी एयरलाइन कंपैरेटिवली लेट पहुंचती हैं और आप ऑन टाइम पहुंचते हो, तो आप में यही एडवांटेज है। समझने की कोशिश करिए कि कोई एडवांटेज के लिए लंबी लिस्ट ऑफ फीचर्स नहीं चाहिए होती। एडवांटेज के लिए कोई पूरी किताब नहीं चाहिए होती जो हमें कस्टमर को समझानी गए, देख हम तेरे लिए ये करते हैं। अरे तो ग्राहक कहेगा भाई एहसान थोड़ी कर रहे हो हम पे। हमें ग्राहक को ये समझाना है कि बाकी सब कुछ तो चलो सब जगह एक जैसा है, लेकिन जो ये 2 फीचर हमारे हैं ना, ये ढूंढ के देखो आप। और आज की स्ट्रैटेजी में तो हम ग्राहक को अपनी तरफ खींचते ही ये कहकर हैं, आज के व्यापार जगत में, आज के मार्केट प्लेस में, जिसमें हम ग्राहक को जरूरत महसूस कराते हैं उन्हीं 2 फीचर्स की जो हमारे में है। ग्राहक के दिमाग में नहीं होते वो 2 फीचर। हम उससे कहते हैं तुमने सोचा है कभी आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है? ये हमारे यहाँ है। वो एक दवाई की कंपनी आती है, आप मुझे नाम नहीं ध्यान उसका, मैं आपको भेज दूंगा रिपोर्ट। वो दवाई की कंपनी जो है, वो दवाई की कंपनी कस्टमाइज्ड पैकेट बना के बेचती है। जैसे मान लो हमें 1 महीना दवाई खानी है दोस्तों, हमने केमिस्ट से या जो फार्मासिस्ट होता है उससे दवाई खरीद ली। अब एक दवाई बिफोर है, एक दवाई आफ्टर है ब्रेकफास्ट, एक दवाई बिफोर डिनर है, एक दवाई आफ्टर डिनर है। सुबह वाली 2 गोलियां, शाम वाली 3 गोलियां। अब इतना यार याद रखना पड़ता है, बड़ा मुश्किल। बार बार पर्चा उठा के देखो, है ना, ऐसे मान लो ये डॉक्टर का पर्चा है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि वो एक कंपनी हमें सुबह बिफोर ब्रेकफास्ट जो दवाई खानी है उसका पाउच अलग प्लास्टिक पैक बना देती है, उसके बाद वाला अलग। तो हम तो 1 2 3 करके पाउच अपने थैले में रख लेते हैं, मतलब बैग में रख लेते हैं। हमने वो पाउच खोला, हमें कुछ नहीं सोचना, उसने बिल्कुल सेट बना के रख रखा है। अब इसकी जरूरत भारतीय ग्राहकों को नहीं थी, लेकिन आदमी उस तरफ सोचता नहीं ना। आदमी कह रहा है दवाई खा रहे हैं, ठीक है। जब लोगों ने विज्ञापन देखा तब कह रहे हैं हाँ यार ये तो बात सही है, हमें ये तो प्रॉब्लम होती है याद रखने में। अरे वाह, अब उनके मान लो पॉकेट में बजट बैठ गया, उनको बात समझ तो आनी है सबको। अब इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गैप था ना मार्केट में, वो कंपनी ने आके भर दिया। अब मैं ये समझा रहा हूं आपको। आप लाइन पढ़िए दोबारा। या तो आपको एक्टिविटी डिफरेंट करनी है, या तो आपको कुछ ऐसा करना है जो दूसरे लोग नहीं कर रहे, और अगर आप वही कर रहे हो जो दूसरे भी कर रहे हैं तो फिर दूसरे तरीके से करो। मुझे बता दो ईमानदारी से, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? सिंपल है, बस आपको अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलो गुड। अगला कॉन्सेप्ट देखो, व्हाट इज फंक्शनल एक्सपर्टाइज। ये दोस्तों पिछले क्वेश्चन से ही जुड़ी हुई है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना
either you should do a different activity or you should do the same activity in a different manner. This really means that you must do something in which you have an expertise या expertise. अगर आप अपनी एक्सपर्टाइज वाले एरिया को ही अपनी यूनिक पॉइंट बना लोगे तो ग्राहक को कोई प्रॉब्लम नहीं है. ग्राहक को आपके उस पर्टिकुलर फीचर से फायदा हो रहा है तो अच्छी बात है. तो जिस भी फंक्शनल आपके अंदर एक्सपर्टाइज है वो आप करिए. नॉट एवरीबडी कैन डू एवरीथिंग, राइट? देखो, ट्राइंग टू बी एवरीथिंग टू एवरीबडी विल लाइकली रिजल्ट इन इंफीरियर परफॉर्मेंस. आपको क्या करना है, आप जिसमें इफेक्टिव हो उसी को आपको क्या बना लेना है, यूनिक स्ट्रैटेजिक पोजीशन अपनी. ठीक है? दोज कैपेबिलिटीज दो डू नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर कंपेटिटिव स्ट्रैटेजी. अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होगी किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी में काम करने के लिए तो नहीं यार, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो ना, आप प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनाते बट आप उसकी मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा कर लेते हो. तो इसका मतलब आप कस्टमर तक बाकियों से और पहले पहुंच जाते हो. आप इस चीज को अपने टारगेट बनाओ, इस चीज को अपना मार्केटिंग का एलिमेंट बनाओ. तो आपको देखना है, आपको एनालाइज करना है व्हाट आर यू बेस्ट एट. किस चीज में आप बहुत अच्छे हैं. जिस चीज में आप बहुत अच्छे हैं उस चीज को आप अपने बिजनेस का मेन फीचर बना लीजिए और वही यूनिक स्ट्रैटेजिक पोजीशन या यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन मानकर अपने व्यापार को मार्केट करिए. बहुत अच्छा होगा. और आई मस्ट अग्री दैट यू वुड अग्री विद मी ऑन इट. मैं कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा जो कॉमन सेंस से थोड़ी सी अलग हो, राइट? चलो, अगला क्वेश्चन या अगला टॉपिक बहुत सिंपल है. व्हाट लेवल ऑफ मैनेजर्स नीड टू वर्क ऑन स्ट्रैटेजी. किस लेवल के मैनेजर्स को स्ट्रैटेजी पर काम करना चाहिए? एवरी लेवल. भाई, देयर आर जनरली 3 लेवल्स, टॉप, मिडिल एंड लोअर, या फिर स्ट्रैटेजिक, ऑपरेशनल और फ्लोर लेवल मैनेजर बोलते हैं इनको. किसी भी केस में स्ट्रैटेजी सबको चाहिए, गोल डायरेक्टेड एक्शन सबको चाहिए, कंपेटिटिवली सुपीरियर एडवांटेज सबको चाहिए. तो सबको ये करना चाहिए. देखो, स्ट्रैटेजी इज नॉट जस्ट द प्रिजर्व ऑफ द टॉप मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट की तिजोरी में रखी हुई चीज नहीं है ये. मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स हैव टू वर्क विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी. उनको भी काम करना चाहिए. मैनेजर्स हैव टू कम्युनिकेट स्ट्रैटेजी टू देयर टीम्स एंड विल अचीव ग्रेटर परफॉर्मेंस, राइट? अगर वो मिल करके मेहनत करेंगे तो, सब कुछ साथ लेकर काम करेंगे तो. ठीक है, चलो. हाँ जी, दिस would be the last topic we'll be discussing in this video. We'll be making shorter videos of around 10 concepts. हर वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से उसे ग्रास्प कर सकें. 10वां और अंतिम कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज वीडियो. द टॉपिक इज हाउ एथिक्स एंड गुड गवर्नेंस कैन ब्रिंग कंपेटिटिव एडवांटेज. देखो भाई, ऐसा है, पहले तो एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब समझ लीजिए. यूं समझ लीजिए, व्हेन एन इंडिविजुअल इज एक्टिंग ऑनेस्टली इट इज एथिक्स, एंड व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज एक्टिंग ऑनेस्टली इट इज गवर्नेंस. अगर एक व्यक्ति अपने जीवन को अच्छे से चला रहा है वो एथिक्स है, और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को अच्छे से चला रही है वो गवर्नेंस है. तो अगर हम जीवन में एथिक्स रखेंगे, कंपनियों में गवर्नेंस रखेंगे, तो क्यों नहीं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगी? पहली बात तो नेचर वुड बी विद अस. आप सोचिए, when you are ethical, you take judicious decisions. You do justice with everyone. And when you do justice with everyone, the justice will come back to you. वो कहावत सुनी होगी आपने, tit for tat. If you will be kind to everyone including the nature will be kind to you. आप अगर ग्राहक को ईमानदारी से गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर करोगे ना, तो ईमानदारी से कस्टमर भी आपको प्राइस और रिजल्टेंटली प्रॉफिट डिलीवर करेगा. आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है. देखिए, स्ट्रैटेजिक लीडर को सबसे पहले दोस्तों ये रिकॉग्नाइज करना होता है कि हमें एथिक्स और गवर्नेंस चाहिए. वो दोनों चीजें क्रिटिकल हैं, वो हमारे बिजनेस की सफलता को बढ़ाएंगी, राइट? पक्का क्लियर समझ आया? An important implication for the strategic leader is recognition that effective corporate governance and business ethics are critical. क्यों critical है? To gain and sustain competitive advantage. समझ आया? क्लियर? एक लाइन मैं आपको मार्क करके देता हूं जो आपको अभी इग्नोर करनी है, लेकिन एग्जाम के लिए हमेशा के लिए इग्नोर नहीं करनी, अभी के लिए इग्नोर करनी है, फिलहाल के लिए. यहां पर देखो क्या लाइन लिखी है.
A variety of corporate governance mechanism can be effective in addressing the principal agent problem. ये अभी आप भूल जाओ. What is principal agent problem आगे आएगी. उस दिन मैं आपको याद दिलाऊंगा कि ये टॉपिक एक दिन आया था. प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम क्या होता है, अभी प्लीज मत कवर करिएगा इसको. तो आई होप कि हमें ये 10 के 10 कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए. और आपने याद रखना है, अगर अभी तक ऐसा नहीं करा है आपने, तो हर कॉन्सेप्ट के बाद पॉज करना चालू करिए. हर कॉन्सेप्ट के बाद 2 घूंट पानी पिए, गहरी सांस लें, राइट, और रिलैक्स कर करके पढ़ें. अच्छा लगेगा आपको. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. गुड बाय. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.